नमस्कार। आज हम संचार की एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जहां शब्द तो नहीं होते पर संदेश शायद ज्यादा असरदार तरीके से पहुंचते हैं। हम बात कर रहे हैं अमौखिक संचार की, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। जी। देखिए, पिछले सत्रों में हमने वो लिखित और व्याकरण वाले पहलुओं पर बात की थी। हाँ, की थी। लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल तो है नहीं। अक्सर हमारे हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों का संपर्क, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये सब शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाती है। बिल्कुल। बिना शब्दों के संदेश भेजने का तरीका है ये। तो आज इसी विषय की गहराई में उतरते हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो भी इसी की ताकत और बारीकियों पर रोशनी डालती है। हाँ, और ये समझना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि भाई हम तभी कम्युनिकेट करें जब हम बोल रहे हैं। सही। लेकिन सच तो यह है कि जैसे ही हम किसी के सामने आते हैं ना, हमारा वो अमौखिक नॉन वर्बल संवाद शुरू हो जाता है। हाँ। हमारी मौजूदगी, हमारा अंदाज, सब कुछ एक मैसेज भेज रहा होता है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि ये संकेत क्या हैं, इनका असर क्या है और क्यों खासकर प्रोफेशनल लाइफ में इन पर ध्यान देना इतना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल बेसिक मतलब से। अमौखिक संचार, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, शब्दों के बिना संदेशों का आदान प्रदान है। ये हमारे जेस्चर्स, मतलब हाव भाव, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, आंखों का संपर्क, बॉडी पोस्चर, स्पर्श यानी टच, यहाँ तक कि आवाज का उतार चढ़ाव, टोन ऑफ वॉइस। हाँ, और हम दूसरों से कितनी दूरी रखते हैं, वो स्पेस का इस्तेमाल, ये सब इसमें आता है। स्रोत में एक सिंपल सा उदाहरण है, एक मुस्कान। हाँ, मुस्कान बिना एक शब्द बोले दोस्ती या पॉजिटिविटी का भाव दे सकती है। बिल्कुल। और ये संचार की वो परत है, वो लेयर है जो हमारे बोले हुए शब्दों को या तो मजबूती देती है, हाँ, या कभी-कभी बिल्कुल उल्टा संदेश भी दे सकती है। ये वो पहलू है जिस पे लोग अनजाने में ही सही पर ध्यान बहुत देते हैं। अच्छा, तो इसकी कुछ खासियतों पर गौर करते हैं जो इसे इतना यूनिक बनाती हैं। पहली बात तो साफ है, ये शब्दहीन है, इसमें शब्द नहीं है। जी। लेकिन जो बात इसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो है इसका निरंतर होना, कंटिन्यूअस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जब तक हम किसी की नजरों के सामने हैं, हम नॉन वर्बल मैसेज भेजते ही रहते हैं, भले ही हम चुप क्यों ना हो। हमारी चुप्पी भी कुछ कह सकती है, हमारा बस यूं ही बैठना भी। सही। और इसी कंटिन्यूटी से जुड़ा है इसका अक्सर अनजाने में होना, अनकॉन्शियस। कई बार हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारी बॉडी लैंग्वेज या चेहरे के भाव क्या संकेत दे रहे हैं। हो सकता है हम मीटिंग में बड़े ध्यान से सुन रहे हो, लेकिन हाथ बांध रखे हो या माथे पर बल हो। हाँ, तो सामने वाले को लग सकता है कि हम असहमत हैं या बोर हो रहे हैं, जबकि ऐसा ना हो। यहीं पर सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आत्म जागरूकता कितनी जरूरी हो जाती है, खासकर उन सिचुएशंस में जहां हमारी इमेज मायने रखती है। बिल्कुल। और ये हमें इसकी तीसरी खासियत पर लाता है। ये बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल। जैसा कि स्रोतों में भी जोर दिया गया है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हाँ, ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ। अगर किसी की बातों और उसके हाव भाव में मतलब तालमेल ना हो, विरोधाभास हो, तो लोग अक्सर हाव भाव पर ज्यादा यकीन करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ये दिखाता है कि नॉन वर्बल संकेत कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। ये क्रेडिबिलिटी बनाने या तोड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अच्छा। आप सोचिए, आप बड़ी आत्मविश्वास भरी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें नीचे हैं, कंधे झुके हुए हैं, तो असर कम हो जाएगा। एकदम। सुनने वाला उस नॉन वर्बल संकेत को पकड़ लेगा जो आत्मविश्वास की कमी दिखा रहा है। और इसी तरह ये मौखिक संचार का पूरक भी है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब सपोर्ट करता है। हाँ, जब शब्द और संकेत एक ही दिशा में इशारा करते हैं, एक ही बात कहते हैं, तो संदेश कई गुना ज्यादा प्रभावी हो जाता है। और इसी शक्ति और प्रभाव के कारण प्रोफेशनल दुनिया में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। स्रोतों ने कई कारण बताए हैं कि ये क्यों जरूरी है। पहला, जैसा हमने अभी बात की, ये मौखिक संचार को सुदृढ़ करता है, उसे बल देता है, रीइंफोर्स करता है। हाँ। दूसरा, ये कभी-कभी शब्दों का स्थान ले सकता है। सब्स्टिट्यूट्स वर्ड्स। सोचिए, कोई शोर वाली फैक्ट्री हो या एकदम शांत लाइब्रेरी। हाँ, या मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है जहां भाषा की दिक्कत है। हाँ, तो वहाँ इशारे ही काम आते हैं, कुछ हाव भाव मददगार हो सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि यह बातचीत को नियंत्रित करने में मदद करता है। रेगुलेट्स इंटरैक्शन। अच्छा, वो कैसे? देखिए, हम कैसे आई कांटेक्ट बनाते हैं या सिर हिलाते हैं या थोड़ा आगे की तरफ झुकते हैं, ये सब बातचीत के फ्लो को डायरेक्ट कर सकता है। ये बता सकता है कि हम सुन रहे हैं, सहमत हैं या शायद अब हम बोलना चाहते हैं।
ये एक तरह से बातचीत का अदृश्य ट्रैफिक सिग्नल है। वाह, ये बढ़िया एनोलॉजी है, ट्रैफिक सिग्नल। हाँ। चौथा और शायद सबसे ऑब्वियस महत्व, ये भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सीधा तरीका है, एक्सप्रेसेस इमोशंस। हाँ, खुशी, गुस्सा, डर, हैरानी, ये चेहरे पर और बॉडी लैंग्वेज में शब्दों से कहीं पहले झलक जाते हैं, है ना? हाँ, एक मैनेजर के चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान टीम का हौसला बढ़ा सकती है, या माथे पर चिंता की लकीरें बिना बोले ही टेंशन बता सकती हैं। एग्जैक्टली। और अंततः ये सब मिलकर हमारी छवि निर्माण में, इंप्रेशन मैनेजमेंट में एक अहम भूमिका निभाता है। हमारी इमेज। हाँ, हम कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, समय के कितने पाबंद हैं, ये सब मिलकर दूसरों के मन में हमारी एक तस्वीर बनाते हैं। पहली छाप, फर्स्ट इंप्रेशन, अक्सर इन्हीं नॉन वर्बल संकेतों पर आधारित होती है। और जैसा कि स्रोत सामग्री बार बार कहती है, अगर शब्दों और संकेतों में टकराव हो तो लोग संकेतों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ये विश्वास बनाने के लिए एक बहुत जरूरी सबक है। तो ये तो हुई इसके महत्व की बात। अब यहाँ बातचीत और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम अमौखिक संचार के अलग अलग प्रकारों को देखते हैं। जी। स्रोत सामग्री ने कई कैटेगरीज बताई हैं। इन्हें जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि संकेत कहाँ-कहाँ से आ सकते हैं। ये सिर्फ हाथ हिलाना नहीं है। हाँ, इनको अलग अलग करके देखने से हमें अपनी और दूसरों की नॉन वर्बल भाषा को बेहतर समझने में मदद मिलती है। तो सबसे पहले और सबसे कॉमन है काइनेसिक्स, जिसे हम आमतौर पर शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। हाँ, बॉडी लैंग्वेज। इसमें हमारी शारीरिक मुद्रा मतलब पोस्चर, हाव भाव यानी जेस्चर्स जैसे हाथ हिलाना, सिर हिलाना, और चेहरे के भाव फेशियल एक्सप्रेशंस जैसे मुस्कान, आंखों का सिकुड़ना, ये सब शामिल है। उदाहरण के तौर पर सीधे तन कर बैठना अक्सर आत्मविश्वास दिखाता है, जबकि कंधे झुकाकर बैठना शायद थकान या उदासीनता का संकेत हो। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है पैरा लैंग्वेज। अच्छा, पैरा लैंग्वेज। ये शब्दों के नारे में नहीं है, बल्कि हमारी आवाज के लहजे के बारे में है। टोन ऑफ वॉइस। हाँ, हम किस रफ्तार मतलब स्पीड से बोलते हैं, हमारी आवाज कितनी ऊंची या नीची है, वॉल्यूम, पिच, उसमें कितना उतार चढ़ाव है, इंटोनेशन, शब्दों के बीच कितना रुकते हैं, पॉज लेते हैं, ये सब पैरा लैंग्वेज का हिस्सा है। अच्छा। एक ही वाक्य, मान लीजिए, हाँ मैं ये कर दूंगा, अगर अलग अलग लहजे में कहा जाए तो मतलब बदल सकता है। हाँ, उत्साह दिखा सकता है या अनिच्छा या शायद ताना भी। सार्काज़म। तो यहाँ ये बात बहुत मायने रखती है कि कैसे कहा गया, ना कि सिर्फ क्या कहा गया। बिल्कुल। हाउ यू से इट इज एज इम्पोर्टेंट एज वॉट यू से। ये दोनों काइनेसिक्स और पैरा लैंग्वेज हमारे एक्टिव कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा है। लेकिन कुछ और प्रकार भी हैं जो हमारे आसपास के माहौल और हमारी संस्कृति से ज्यादा जुड़े हैं। जी। जैसे प्रॉक्सिमिक्स, यानी हम स्थान का उपयोग कैसे करते हैं, यूज ऑफ स्पेस। पर्सनल स्पेस। हाँ, पर्सनल स्पेस। हम बातचीत के दौरान दूसरों से कितनी फिजिकल दूरी रखते हैं, ये हमारे रिश्ते की फॉर्मेलिटी या इनफॉर्मेलिटी और हमारी कल्चरल बैकग्राउंड पर भी निर्भर करता है। सही कहा। कुछ संस्कृतियों में लोग काफी करीब खड़े होकर बात करना नॉर्मल मानते हैं, जबकि कुछ में ज्यादा दूरी रखी जाती है। और इसी तरह हैप्टिक्स यानी स्पर्श का उपयोग, टच, ये भी सांस्कृतिक रूप से बहुत संवेदनशील हो सकता है। हाँ, टच तो बहुत सेंसिटिव मामला हो सकता है। हाथ मिलाना, पीठ थपथपाना, कंधे पर हाथ रखना, इन सब का मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट और संस्कृतियों में बहुत अलग हो सकता है। बिल्कुल। प्रोफेशनल माहौल में स्पर्श का उपयोग करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए। जो एक के लिए फ्रेंडली जेस्चर हो, वो दूसरे के लिए अनकंफर्टेबल या इनअप्रोप्रिएट हो सकता है। सही बात है। फिर आता है क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स यानी हम समय का उपयोग कैसे करते हैं, यूज ऑफ टाइम। टाइम मैनेजमेंट। हाँ, एक तरह से। क्या हम मीटिंग में समय पर पहुंचते हैं? क्या हम दूसरों के समय की इज्जत करते हैं? समय के प्रति हमारा रवैया हमारी विश्वसनीयता, अनुशासन और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना दिखाता है। देर से आना अक्सर लापरवाही या सामने वाले के प्रति असम्मान का संकेत माना जा सकता है। हालांकि यहाँ भी सांस्कृतिक फर्क हो सकते हैं। कुछ कल्चर्स में समय को लेकर थोड़ा फ्लेक्सिबल रवैया होता है। हाँ, ये बात सही है। तो ये तीनों, स्थान, स्पर्श और समय का उपयोग, ये कल्चरल नॉर्म्स से बहुत प्रभावित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय माहौल में या अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों के साथ काम करते समय इन संकेतों की गलत व्याख्या से बचने के लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। स्रोत भी कहते हैं कि इन मामलों में जनरलाइज करना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। इसके अलावा हमारी उपस्थिति और पहनावा, अपीयरेंस एंड ड्रेसिंग, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत बड़ा रोल होता है इसका। हमारे कपड़े, हेयर स्टाइल, हमारी पर्सनल साफ सफाई, ग्रूमिंग, ये सब पहली छाप बनाने में मदद करते हैं और हमारी प्रोफेशनलिज्म, पर्सनैलिटी और कभी-कभी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के प्रति हमारी समझ को भी दिखाते हैं। और साथ ही आर्टिफैक्ट्स, यानी हमारे आसपास की वस्तुएं और प्रतीक। वस्तुएं और प्रतीक जैसे ऑफिस कैसा सजा है, आपकी डेस्क पर क्या रखा है, आप किस तरह का पेन या लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, कंपनी का लोगो कैसा है। अच्छा, ये सब अवचेतन रूप से, सबकॉन्शियसली पद, स्टेटस, स्थिति या व्यक्तिगत मूल्यों के बारे में संकेत दे सकते हैं। और अंत में एक ऐसा प्रकार जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, मौन, साइलेंस। हाँ, चुप्पी। हाँ। ये भी संचार का एक शक्तिशाली रूप हो सकती है। कैसे? देखिए, ये सहमति दिखा सकती है या असहमति, गहरी सोच, सम्मान या तनाव का संकेत भी दे सकती है। अच्छा। किसी मुश्किल सवाल के बाद की लंबी चुप्पी थोड़ी असहजता पैदा कर सकती है, जबकि किसी गंभीर बात के बाद की चुप्पी शायद सम्मान दर्शा सकती है। हाँ। तो इन सभी प्रकारों को समझने से ये साफ होता है कि भाई अमौखिक संचार कितना कॉम्प्लेक्स और मल्टी डिमेंशनल है। जी। ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी आवाज, हमारा स्पेस, समय का इस्तेमाल, हमारी अपीयरेंस और हमारी चुप्पी भी, सब कुछ लगातार संदेश भेज रहा होता है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि ये क्या है, क्यों जरूरी है और इसके कितने अलग-अलग रूप हैं, तो इसके फायदों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, इसके एडवांटेजेस। स्रोत कुछ फायदे बताते हैं। एक तो है त्वरित समझ, क्विक अंडरस्टैंडिंग। चेहरे का एक भाव या एक इशारा शब्दों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से भावना या इरादा बता सकता है। सही। दूसरा, जैसा हमने पहले भी बात की, ये मौखिक संचार का प्रबल समर्थक है। सपोर्ट्स वर्बल कम्युनिकेशन। जब हमारे शब्द और हमारे नॉन वर्बल संकेत एक ही कहानी कहते हैं, तो संदेश न केवल साफ होता है, बल्कि ज्यादा विश्वसनीय और यादगार भी बन जाता है। तीसरा फायदा है इसकी सार्वभौमिक अपील, यूनिवर्सल अपील। हालांकि कई संकेत कल्चर स्पेसिफिक होते हैं, फिर कुछ बेसिक भावनाएं, जैसे खुशी के लिए मुस्कान, हाँ, या दुख के लिए आंसू, गुस्सा, ये लगभग सभी संस्कृतियों में एक जैसे समझे जाते हैं। ये लैंग्वेज बैरियर्स को कुछ हद तक पार करने में मदद कर सकता है। और चौथा, ये भाषण का एक प्रभावी विकल्प बन सकता है, सब्स्टिट्यूट फॉर स्पीच, उन स्थितियों में जहां बोलना मुमकिन ना हो, जैसे बहुत शोर वाली जगह पर। हाँ, या जब प्राइवेसी रखनी हो, इशारों से काम चल सकता है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। बिल्कुल, लिमिटेशंस भी हैं। अमौखिक संचार की अपनी सीमाएं और चुनौतियां भी हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है। सबसे बड़ी चुनौती है इसकी अस्पष्टता और संदिग्धता, एम्बिग्विटी। हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एक ही संकेत के कई मतलब हो सकते हैं, जैसे वो हाथ बांधकर खड़े होने वाला उदाहरण। हाँ, वो रक्षात्मक भी हो सकता है, या उसे ठंड लग रही होगी, या शायद वो बस आराम से खड़ा हो। सही मतलब जानना मुश्किल है बिना कॉन्टेक्स्ट के। बिल्कुल। और यहीं पर लोग अक्सर निष्कर्ष पर कूद जाते हैं, जंप टू कंक्लूजन्स। किसी एक संकेत के आधार पर राय बना लेना गलतफहमी पैदा कर सकता है। दूसरी बड़ी सीमा है सांस्कृतिक अंतर, कल्चरल डिफरेंसेस। बहुत जरूरी पॉइंट। जो इशारा एक संस्कृति में ठीक है, जैसे अंगूठा दिखाना, थम्स अप, वो दूसरी संस्कृति में अपमानजनक हो सकता है। आंख में आंख डालकर बात करना, कहीं आत्मविश्वास दिखाता है तो कहीं असम्मान। इंटरनेशनल लेवल पर ये एक बड़ी चुनौती है। जी हाँ। तीसरी बात, इसका कोई कानूनी रिकॉर्ड नहीं होता। नो लीगल रिकॉर्ड। कही गई बातों का, ईमेल का, दस्तावेज का सबूत हो सकता है, लेकिन किसी के हाव भाव या नजरअंदाज करने का कोई ठोस प्रमाण नहीं होता। इससे बाद में दिक्कतें आ सकती हैं। सही। और चौथी सीमा है इसका सीमित दायरा, लिमिटेड स्कोप। मतलब नॉन वर्बल संकेतों से आप भावनाएं, इरादे या सामान्य रिएक्शन तो बता सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स आइडियाज, टेक्निकल जानकारी या डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स सिर्फ इशारों या भावों से समझाना नामुमकिन है। लगभग नामुमकिन। उसके लिए शब्दों का सहारा लेना ही पड़ता है। तो इन सीमाओं को देखते हुए ये साफ है कि नॉन वर्बल संकेतों को इंटरप्रेट करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, बहुत सावधानी। किसी एक संकेत पर फोकस करने के बजाय संकेतों के समूह, मतलब क्लस्टर्स, और पूरे संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को देखना जरूरी है। और साथ ही वर्बल मैसेजेस के साथ उनका मिलान करना भी जरूरी है। हाँ, और यहीं पर वो मुख्य बात फिर से सामने आती है जो स्रोतों में बार बार कही गई है, विश्वास का पहलू, ट्रस्ट। जब शब्दों और नॉन वर्बल संकेतों में मिसमैच होता है, विरोधाभास होता है, तो लोग अनजाने में ही सही नॉन वर्बल संकेतों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ये शायद ह्यूमन नेचर है। हाँ, अगर कोई कह रहा है हाँ मैं बहुत उत्साहित हूँ,
लेकिन आवाज एकदम फ्लैट है और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। तो हम उस उत्साह पर शायद ही यकीन करेंगे। सही बात है। तो इसका कुल मिला के मतलब क्या निकलता है? आज की इस चर्चा से हमने समझा कि अमौखिक संचार सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये संकेतों की एक पूरी व्यवस्था है जिसमें हमारी आवाज, स्थान और समय का उपयोग, हमारी उपस्थिति, यहाँ तक कि हमारी चुप्पी भी शामिल है। ये लगातार चलता रहता है, अक्सर अनजाने में होता है और हमारी बातों से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। हमने इसके अलग अलग प्रकार देखे, काइनेसिक्स, पैरालैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स, हैप्टिक्स, क्रोनेमिक्स, उपस्थिति, आर्टिफैक्ट्स और मौन। हमने देखा कि ये कैसे मौखिक संचार को मजबूती देता है, भावनाओं को व्यक्त करता है और हमारी छवि बनाता है। साथ ही हमने इसकी सीमाओं, खासकर अस्पष्टता और सांस्कृतिक भिन्नताओं पर भी बात की। और सबसे अहम सबक शायद यही है कि अपनी नॉन वर्बल भाषा के प्रति जागरूक होना, अवेयर होना कितना जरूरी है। क्योंकि दूसरे लोग तो उस पे ध्यान दे ही रहे हैं, चाहे हम दें या ना दें। बिल्कुल। सकारात्मक और खुली शारीरिक मुद्रा बनाए रखना, स्थिति के अनुसार उचित आई कांटेक्ट रखना, अपनी आवाज के लहजे पर ध्यान देना, समय का पाबंद होना, ये छोटी छोटी बातें प्रोफेशनल दुनिया में बड़ा फर्क ला सकती हैं। ये न केवल आपके संचार को प्रभावी बनाती हैं, बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी और भरोसेमंद छवि बनाने में भी मदद करती हैं। जैसा कि स्रोत कहते हैं, लोग उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं जिनके शब्द और संकेत एक ही दिशा में इशारा करते हैं, कॉन्ग्रुएंसेस की। तो चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप किसी से बात करें, चाहे वो कोई फॉर्मल मीटिंग हो या दोस्तों के साथ यूं ही बातचीत, जरा गौर कीजिएगा आप शब्दों के अलावा और क्या सुन या देख रहे हैं। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, आवाज का लहजा, उनकी चुप्पी क्या कह रही है। और साथ ही खुद से भी पूछिएगा कि आपके अपने नॉन वर्बल संकेत उस वक्त क्या कहानी बयां कर रहे होंगे। इस अवलोकन से शायद कम्युनिकेशन की कुछ नई परतें खुलें।